जब देश में अब वन देश वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो क्या हमारा वन रैंक वन पेंशन नहीं हो सकता? तो जन आंदोलन बनता जा रहा है और ये जन आंदोलन जब बनेगा तो तुम आज नहीं सुन रहे ना, कल तो तुम्हें आकर के पैरों में पड़ना पड़ेगा। किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। जो पहले गोली खाता है उसको एमएसपी मिलनी चाहिए, जो पीछे 300 किलोमीटर पीछे रहता है उसको कैसे एमएसपी जो फ्रंट पर छाती अड़ा के खड़ा रहता है उसको मिलनी चाहिए। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक भव्य रैली का आयोजन हुआ है। पूर्व सैनिकों की ये रैली है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वन रैंक वन पेंशन जो सरकार की नीतियां हैं उनमें भेदभाव है, विसंगतियां हैं। बता दें ये वही ग्राउंड है जहाँ पे बीजेपी ने जब प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार चुना था, उसके बाद 15 सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली रैली यही की थी और आज यहीं पे पूर्व सैनिक अपनी रैली कर रहे हैं। ये रैली सरकार के हित में नहीं है, बल्कि सरकार की वन रैंक वन पेंशन की नीतियों के खिलाफ में है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन की नीतियों में विसंगतियां हैं, उसी को लेकर आज देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं, उनके घर परिवार से लोग एकत्रित हुए हैं और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है। तो अब इन्हीं पूर्व सैनिकों से सुनते हैं कि इनकी क्या क्या विसंगतियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जिनकी वजह से इन्हें यहाँ पे एकत्रित होना पड़ रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ा है। आप पंजाब से आए तो आप क्या कहेंगे, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे जो मोदी सरकार ने 2013 में इसी ग्राउंड में ओआरपी का वादा किया था, पहले कांग्रेस सरकार थी उसने वादा किया, बोले हम देंगे, पर मोदी सरकार ने इसी ग्राउंड में बोला था भी हम ओआरपी देंगे, पर उसने जो ओआरपी दिया अफसरों को दिया सिर्फ ओनली, जवान को जेसीओ को तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया उन्होंने। आप 2013 में मौजूद थे यहाँ पर? हम मौजूद नहीं थे, पर हमने खबरें न्यूज पढ़े थे, उस टाइम हम बहुत खुश हुए थे। अभी क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमें ओआरपी है, हमारी एमएसपी है, हमारी बहुत कुछ भी नहीं किया इन्हें अफसरों का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। की जरूरत क्यों पड़ी? इतना बड़ा माहौल बन गया है, क्या जरूरत पड़ी आपको? आज की जो रैली है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार लाल किले से या कहीं भी रैली होती है वहाँ ये कहते हैं अगर मैंने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन के लिए 75,000 रुपए करोड़ दिया है, तो वो हम पूछना चाहते हैं कि वो दिया किसको है? जवान जेसीओ को तो मिला नहीं, वो पैसा फिर गया कहाँ? अगर दिया है तो उनको जिनको वन रैंक पेंशन लागू है उनको मिलना चाहिए था। आपका नाम? सुरेश देवी और गांव पुंसी का है और मैं पूरा पंच भी हूँ गांव की। पूर्व सैनिकों की रैली में शामिल हुई है, आपकी क्या मांगे हैं? आप? हमारी मांग है जो हमारे साथ विसंगतियां हुई है उनको पूरा किया जाए, जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। हमारी पूरे सैनिकों की जो मांग है कि हमें जो हमारा हक था वो नहीं मिला, वो हमें हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। क्या क्या विसंगतियां रही? विसंगतियां जैसे अफसरों को ज्यादा मिल गए, जवानों को कम दिया है, और मैं फौज में रह चुकी हूँ, मैं भी एक फौजी पत्नी हूँ। वहाँ हमारे साथ मतलब जवानों की पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, मतलब जैसे फौजों के साथ विसंगतियां होती है ऐसे हमारे के साथ किया जाता है। बताइए आपको क्यों ये रैली करनी पड़ी, क्यों इतनी बड़ी मात्रा में आप लोगों को यहाँ एकत्रित होना पड़ा? जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, वो प्रधानमंत्री सच्चा और ईमानदार था जिसने लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया। और आज सैनिक कभी हमारा रामलीला मैदान में, कभी जंतर मंतर पे, आज रेवाड़ी की धरती के ऊपर ये रैली हो रही है। संगतियां हमारी एमएसपी की पहली मांग है, जो पहले गोली खाता है उसको एमएसपी मिलनी चाहिए, जो पीछे 300 किलोमीटर पीछे रहता है उसको कैसे एमएसपी जो फ्रंट पर छाती अड़ा के खड़ा रहता है उसको मिलनी चाहिए।
और दूसरी मांग हमारी विधवाएं की है, जो उनको 13,000 14,000 में निपटा दिया जाता है। और तीसरी मांग, एक अफसर का हाथ कट जाए तो उसको 5 लाख रुपए, एक सैनिक का कट जाए उसको 60,000 रुपये में निपटा दिया जाता है। ये हमारी संगतियां हैं। एक विधवा है नारी, जो के विधवा हो जाती है हमारी इस देश के अंदर, वो 13,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगी? उसके साथ 2 पोते होंगे, 2 पोतियां भी होंगी। जो सुननी चाहिए मोदी सरकार को, यहाँ से रेवाड़ी की धरती से उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया इस सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिक। और आज प्रधानमंत्री चाहते हैं अपने दफ्तरों में फूल बरसाने, जहां भूतपूर्व सैनिक रोड के ऊपर है। नाम बताइए और आप। मेरा नाम देवानंद धस्माना, भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखंड से आया हूँ। इन जो OROP की जो विसंगतियां हैं, इन्हें हमने दूर करने के बारे में सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन सरकार हमारी एक भी नहीं सुन रही। इसलिए हमने इसी रेवाड़ी ग्राउंड में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वो OROP दिया जाएगा, लेकिन अभी तक OROP का कोई भी फैसला सही ढंग से नहीं हुआ। धन्यवाद। 2015 की रैली में आप यहाँ आए थे? 2015 की रैली में हम लोग यहाँ आए थे और फिर दोबारा भी आगे आपके सामने खड़े हैं, लेकिन हमें वो जो होना चाहिए था वो हमको नहीं मिला, वो किसी और को मिला। मैं बताना नहीं चाहता हूँ किसको मिला, क्या मिला, वो आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है। जय हिंद, जय भारत। एक बार उन विसंगतियों के बारे में बताइए, 1 रैंक 1 पेंशन की, जिसको लेकर ये रैली हो रही है। जिसके लिए ये हो रही है, हकीकत तो यह है कि ना तो राजीव गांधी को पता था आर्मी के बारे में और ना ही मोदी को। पीएम के चाव ने मोदी ने कह तो दिया, बाकी ये जानकारी आज भी नहीं उसको क्या क्या होता है। आर्मी एक आदमी लड़ाका होता है, उसे पीछे 20 आदमी सहयोगी होते हैं और उसमें पूरे जनता का भी सहयोग होता है। तो इसके अंदर 12-13, जैसे मैं 1 जनवरी 76 को पेंशन आ गया, 1 रैंक 1 पेंशन में हौलदार आ गया। जो एक हौलदार आज का है, उनके बराबर हमें वो देना चाहिए, वो उन्होंने नहीं करी। हम पैसे के भूखे थोड़ी थे, मान सम्मान के थे। मेरा नाम सूबेदार राजकुमार शर्मा, पूर्व सैनिक कल्याण सोसाइटी प्रेसिडेंट, सांबला से। हम सभी सैनिक उनसे केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, जो आश्वासन आप सब ने हमें दिया था उस आश्वासन को पूरा करो। जिस प्रकार हम सभी ने आपको सहयोग पहले किया है, आगे आने वाले चुनाव में भी हम आपको बढ़ चढ़ के सहयोग करें, ताकि मेन बात हमारी ये है कि जो विसंगतियां हैं उसमें इन्होंने जो उच्च अधिकारियों के साथ इतना बड़ा किया और गरीबों के साथ नीचे किया। लड़ाई तो सिपाही लड़ता है, जो आगे मोर्चे के ऊपर बर्फ के अंदर -55 पर हम रहे हैं। महानुभाव, उच्च अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं, आपसे हमारा इतना ही अनुरोध है कि आप सिपाही, जेसीओज और ऑफिसर के बीच में विसंगति न करें। 1 रैंक 1 पेंशन का जो पैसा है, वो जो 60 साल सर्विस की जिन अधिकारियों ने लंबी सर्विस की, जो लड़ाई में लड़ते ही नहीं है, लड़ाई में नहीं जाते, वो सारा पैसा ले गए, हमारे को कुछ नहीं मिला। अगर मैं सूबेदार मेजर आज आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी पेंशन कम होगी। अब प्रधानमंत्री जी डेली टीवी में आते हैं, पूरे मीडिया बोलते हैं हमने इतना दे दिया, इतना दे दिया, लेकिन मेरी पेंशन कम होगी। किसी ने बोला कि कम कैसे होगी। पूर्व सैनिकों के बाद आइए अब आपको सुनाते हैं रैली में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव की। और ये फौज के सैनिक हैं। अकेला भी बच जाता है तब भी वो धरती माँ के उस आंचल को नहीं छोड़ता है। अब तो ये कारवा जुड़ गया है। अकेले चलते चलते धीरे धीरे कारवा जो है अभी बड़ा कारवा बनता जा रहा है, तो जन आंदोलन बनता जा रहा है। और ये जन आंदोलन जब बनेगा तो तुम आज नहीं सुन रहे ना, कल तो तुम्हें आकर के पैरों में पड़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ से आज इतनी बड़ी रैली कर रामलीला मैदान में भी, अब यहाँ से क्या संदेश है? अभी तो उनको ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि तुमको कि क्योंकि सैनिक है, सैनिक हमेशा अनुशासन से काम करता है।
अनुशासित तरीके से रहता है। और हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमारा कारमा बढ़ रहा है और आपको बार बार याद दिला रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आया ना, तो फिर ये जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमें भीमराव अंबेडकर ने दिया मताधिकार का, तो इस मताधिकार की शक्ति के द्वारा हम वो चीजें बताना भी जानते हैं। क्या माना जाए पूर्व सैनिक 2024 में वोट में छूट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चुनाव नजदीक है, काफी जगह नजदीक है, अभी मन से भी आप कहते हुए नजर आए, तो क्या लगता है चुनाव में किस तरीके का आगे क्या रणनीति रहेगी पूर्व सैनिकों की? पूरी सैनिकों की, अगर सैनिकों की जो हमारे जेएसयू जवान की जो विसंगतियां हैं, अगर इनको दूर नहीं किया गया, इनकी वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को नहीं सॉल्व किया गया, तो मताधिकार का उपयोग हम करेंगे और ये हमें भारत के संविधान ने दिया। और मेरे पिता तुल्य जो भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं, उनको भी मैं वंदन करता हूं। ये भूतपूर्व सैनिकों की मांग, ये कोई अभी की मांग नहीं, ये बहुत पुरानी मांग है। वन रैंक वन पेंशन। जब देश में अब वन देश वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो क्या हमारा वन रैंक वन पेंशन नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हो सकता है। और 10 साल पहले इसी ग्राउंड से हम सबसे वादा किया गया था कि वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। हमने विश्वास किया, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सेना के वो सैनिक हैं जिसके ऊपर 140 करोड़ हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं, और हमने इस देश के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। अपने देश के विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने अपने जीवन की हर सांस को और लहू की हर बूंद को सीमाओं पर बहाया है। तब जाकर के इस देश को, इस सेना के ऊपर, इन सैनिकों के ऊपर विश्वास कायम हुआ है। तो जब वो वादा करके चले जाते हैं, विश्वास में लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि हम तो विश्वास के पुजारी हैं। अगर एक सेक्शन जो आज देश के अलग अलग कोने से अलग अलग जो संगठन के पदाधिकारी संगठन आए हैं, वो अलग संगठन नहीं है, वो हमारी भूतपूर्व सैनिक जो एक यूनिट है, उसके अलग अलग कंपनियों के कंपनी कमांडर हैं। क्योंकि इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, इनको बहका दिया जाता है, और हम आपको ये समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि जो अंग्रेजों की चाल होती थी ना, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो, वही पॉलिटिशियंस की भी चाल है। देश के अंदर 50 लाख से ज्यादा एक्स सर्विसमैन हैं, और उसमें से 30 लाख के आसपास तो हम जेएसयू और जवान ही हैं। हमारी कितनी बड़ी संख्या है? 30 लाख प्लस उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार, बेटे और बेटियां, तो हमारी कितनी, कई करोड़ के अंदर जनसंख्या पहुंचती है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र के अंदर अधिकार दिया है। आपने हमसे वादा किया था कि हमें मौका दो, हम ये विसंगति दूर करेंगे और इस भूतपूर्व सैनिकों को उनका सम्मान देंगे। हमने विश्वास किया, आपको सिंहासन पर बैठा दिया, और ये ताकत आज भी हमारे पास में है। ये संविधान की ताकत हमसे किसी ने छीनी नहीं है, और इस ताकत के बदौलत जब हमने आपसे विश्वास किया था, आपको इस देश का प्रधान बनाया,
तो अब आपको ये विश्वास करना होगा कि इस देश का सैनिक, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान एक साथ जुटता हुआ चला जा रहा है। जिस ग्राउंड से आपने 10 साल पहले आह्वान किया था, आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आपका भी जन्मदिन है ना। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है, और इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है। और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन सैनिक, इस राष्ट्र का उत्थान करने वाले सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का, उस संकल्प को याद दिलाने का काम करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करते, हम तो सैनिक हैं, विरोध करना नहीं चाहते। ये जीवन है, और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, और ये राष्ट्र है, दुनिया के लोग हैं। किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के चार बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी, और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टी और जश्न मना रहे थे। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता। हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे ऑफिसर हैं, ऑफिसर, जवान और जेसीओ एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को डरा सकती है, झुका सकती है। आप उनको क्या देना चाहते हो आप दे दीजिए, लेकिन इन जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हैं हम आपसे नहीं मांगते, ना हम कहते भी हैं, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं तो दुश्मन की गोली कभी ये पूछती नहीं है कि मैं ऑफिसर के जाकर के लगूंगी या जेसीओज के जाके लगूंगी या मैं जवान के जाकर के लगूंगी, वो इस देश के सैनिक को जाकर के लगती है। हर ऑफिसर से लेकर के जेसीओ, जवान बराबर शहादत देता है। जब वो शहादत बराबर की है, लहू बराबर का बहाया जाता है, जब हम सर्दियों के क्षेत्र में डिप्लॉयड होते हैं तो वहां का वेतन अलग अलग क्यों हो जाता है? क्या कंधे पर स्टार लगाने वालों को ज्यादा सर्दी लगती है? वो हमारे कमांडर हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये भारत के ब्यूरोक्रेट और भारत की सरकारों को सोचना और समझना चाहिए कि आपका ये सैनिक जो इस संतरी के रूप में -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के जो आपको ऐश आराम की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, जिसका आप सुख भोग रहे हैं, अगर उसने अपनी ड्यूटी को करना बंद कर दिया ना तो आपका ऑफिसों में बैठना हराम हो जाएगा। या उन सैनिकों की बदौलत है। जब वो एक सैनिक बराबर ऑफिसर से लेकर के एक जवान तक 60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहां पर वेतन में डिफरेंट क्यों डिफरेंट है?
ये सोचने और समझने वाले की बात है। जब हम फील्ड इलाके के अंदर जाते हैं वहां पर कैटेगरी अलग अलग कर दी जाती है। और ये तो आपने देखा अपनी आंखों के सामने, जब कारगिल का युद्ध हुआ, जो पूरी देश ने मीडिया के माध्यम से लाइव देखा, और यहाँ तो पॉलिटिशियंस ने हमारी शहादतों को भी बंटवारा करना शुरू कर दिया कि अफसर मरेगा 5 लाख, जेसीओ मरेगा 2.5 लाख और जवान मरेगा 2 लाख। ये कौन सा देश है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन से पॉलिटिशियंस की सोच में है? क्योंकि आप लोगों की जो पॉलिटिशियंस की सोच होती है ना, ये कहते हैं अरे जवान है, मरने के लिए तो है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ये जवान मरने के लिए नहीं, मारने के लिए है। भारत माता की जय! भारत माता की जब ये दुश्मनों के सरों को मूली गाजर की तरह काटते हैं ना, तभी इस देश की आजादी सुरक्षित होती है, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित महसूस करता है। और इस राष्ट्र की 140 करोड़ की आबादी इन्हीं सैनिकों के ऊपर विश्वास करती है। आज बोरविल में बच्चा गिरता है, फौज को बुलाते हैं। आपदाएं आती हैं, फौज को बुलाते हैं। रेल एक्सीडेंट हो जाता, फौज को बुलाते हैं। क्यों? इन आपदाओं से निपटने के लिए आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास संस्थाएं नहीं है, लेकिन आपकी उन संस्थाओं का काम करने के तरीके नहीं है। और लोग बोलते फौज क्यों विशेष है? फौज इसलिए विशेष है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक सैनिक है। इस सैनिक के बाद और सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। सैनिक एकता! सैनिक एकता! सैनिक एकता! आज ये भूतपूर्व सैनिक एक मंच पर एक साथ पूरे देश के कोने कोने से आकर के खड़े हुए। हम सबकी एकता ही इस मुकाम को सफल बना सकती है। हमारे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग नाम से हमारे संगठन चल रहे हैं। मैं उन तमाम संगठन के संगठन अधिकारियों से, उन पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, उनसे आह्वान करता हूं कि जब भी सैनिक एकता की आवाज आए, आप अपने संगठन को भूल जाइए, क्योंकि ये जो संगठन सारे संगठनों को जोड़ करके बना हुआ है। हम अनुशासन में रह करके, क्योंकि हमारी पहचान ही अनुशासित है, और ये इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर इतनी बड़ी लोगों के भीड़, देखिए कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के कितने आराम से बैठ करके अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रही है। ये सीखना है, हमें देश को सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या की गैदरिंग अनुशासित तरीके से कितने आराम से बैठ करके हम अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं देश के, क्योंकि ये जवान देश के किसान भी हैं और इन्हीं के बेटे जवान भी हैं, तो जब तक देश का जवान और किसान को सम्मान नहीं मिलता, तब तक ये किसान और जवान संघर्ष की राह पर यूं ही चलते रहेंगे। और देश की सरकार और देश के राजनेताओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सैनिक उस संस्था के सैनिक हैं जहां पर हमें एडवांस सिखाया जाता है, विड्रॉल कभी नहीं सिखाया जाता। अब हमारे कदम हमारे मान सम्मान के अधिकार के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब ये पीछे नहीं है, अब ये पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने अभी भी अपने उस वादे को याद नहीं किया, तो आगे आने वाले समय के अंदर ये जो लोग हैं, ये भारत के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भारत के जो ये रक्षक हैं,
ये बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं, ये बहुत बड़े जो अकड़े हुए लोग हैं उनको सुधारने का काम भी कर सकते हैं। हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं और सैनिक किसी पार्टी का भी नहीं होता है, सैनिक राष्ट्र का होता है। हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के ही रहेंगे अंतिम समय तक। लेकिन इस राष्ट्र के लिए जो कुर्बानियां, जो हमने अपना खून बहाया है, जो हमारी माता तुल्य विधवा बैठी है, वीरांगनाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इन्होंने जो अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बान किया है, इनके सम्मान और मान के लिए हमें आगे बढ़ना है और आगे हम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं माओं के बदौलत, इन्हीं माओं ने तो हमें सिखाया था कि बेटा सीने का दूध पिलाया है और सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। मेरे देशवासियों, आप देख रहे होंगे कि जब एक हिंदुस्तान के सैनिक की शहादत होती है, कभी आपने उस सैनिक की शहादत के शव को देखा होगा तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर गोली के निशान नहीं। तो अब ये सैनिक एकता के कदम बढ़ गए हैं और ये तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक ये कारवां जनसैलाब बनता रहेगा, जब तक इन हमारी वीरांगनाओं को, इन हमारे बुजुर्ग, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, इन जवानों को, इन जेसीओजों को अपने समानांतर हक का सम्मान नहीं मिल जाता, मान नहीं मिल जाता, इनका अभिमान, इनको वापस इनका गौरव नहीं मिल जाता। बहुत कर्मठता के साथ, क्योंकि आज ये धरती बड़े वीरों की धरती है, ये अहिरवाल की धरती है। इसी धरती से 1962 में 114 सैनिकों ने चाइना के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। देश के शहीदों की ये वो देश है, क्योंकि इन सैनिकों की बदौलत इस देश के कण कण में जो शौर्य, वीरता और पराक्रम है, वो ऐसे ही नहीं आया। इन माओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया है, बहनों ने अपनी राखी को कुर्बान किया है, हमारे वीरांगनाओं ने अपनी मांग के सिंदूर को कुर्बान किया है, हमारी माओं ने अपनी कोख को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया है। तब जाकर के धरती का कण कण शौर्य और वीरता से भरा हुआ है। तो देश के जो कोने कोने से मेरे शूरवीर योद्धा, मेरे भूतपूर्व सैनिक, पिता तुल्य बुजुर्ग, जो जवान देशियों यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपकी शिक्षा की बदौलत, आपने मुझे पढ़ाया होगा, आपने मुझे शिक्षित किया है, तब जाकर के मैं टाइगर हिल के ऊपर दुश्मनों के साथ लड़ पाया। योगेंद्र यादव, 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 योगेंद्र यादव। मैं देश की सरकार से बस इतना कहना चाहता हूं कि देश हर तरह से, हर जगह आप बदलाव के, आपके पास सेक्टर है, आप वहां पर प्रयोग कीजिए, लेकिन देश की सेना के साथ कोई प्रयोग करने का खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये प्रयोग करने वाली संस्था नहीं है, ये राष्ट्र की रक्षा की संस्थान, और राष्ट्र की संस्था में कोई प्रयोग नहीं होते, उस संस्था का राष्ट्र के लिए उपयोग होता है। तो इन सैनिकों के साथ जो आप प्रयोग करना चाहते हैं आश्वासन देकर के, वो प्रयोग अब चलेगा नहीं।
अब नहीं चलेगा। अब तो हम आपको अपना प्रयोग करके दिखाएंगे। योगेंद्र यादव आगे बढ़ो, 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 योगेंद्र यादव जिंदाबाद। जो बुजुर्ग मेरे तुल्य जो आए हुए हैं, जिस तरह से आपने 15 सितंबर 2013 को मुट्ठी बांध करके जो अपने देश के सुप्रीम कमांडर प्रधान सेवक को आश्वासन दिया था, तो वो मुट्ठी बांध करके आप दोबारा से उनको ये आश्वस्त करो कि आपने जो वादा किया था वो वादा खिलाफी हो गया है, और अब हम अपना वादा पूरा कराने की जिद पर अड़ गए। हमें जिद पर अड़ना चाहिए कि नहीं? हमें उनको वादा याद दिलाने की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो हमें पूरे देश के जवानों को एक साथ इकट्ठा करना होगा। पूरे देश के नौजवानों को, जेसीओज हो, जवान हो, एनसीओज हो, सबको सम्मान के साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर के और इस देश की सरकार को अपनी ताकत का आभास दिलाना होगा। मैं पुनः